हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की यूनिट 5th सरफेस केमिस्ट्री। तो जैसा हम अपने बाकी सभी यूनिट्स में करते आए हैं, इसमें भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले हम इनकी जनरल टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे कि जनरल टर्म्स में क्या इंक्लूड होती हैं। तो देखो, सरफेस केमिस्ट्री में जो सबसे बेसिक टर्म इंक्लूड होती है वो होती है एडजॉर्प्शन। कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, किसे एडजॉर्प्शन बोलते हैं। कहने का मतलब ये, हमें मोस्ट ऑफ इस यूनिट में एडजॉर्प्शन को ही पढ़ना है, एडजॉर्प्शन के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले एडजॉर्प्शन ही देख लेते हैं कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो देखो, हम दो वर्ड्स पढ़ते हैं, मतलब जब एडजॉर्प्शन वर्ड पढ़ा जाता है तो अपने दिमाग में सबसे पहले यही स्ट्राइक होता है, एब्जॉर्प्शन, यही होता है ना। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों दिखने में सिमिलर हैं लेकिन काफी अलग होते हैं। तो पहले एब्जॉर्प्शन को देखते हैं। देखो, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। हम स्पंज का एग्जांपल लें, स्पंज जो होता है उसका एग्जांपल लें, और मैं उस स्पंज को वाटर में डिप कर दूं। तो जैसे ही स्पंज को वाटर में डिप करा जाएगा, सारा वाटर किसके अंदर चला जाता है, कौन कवर कर लेता है, स्पंज कवर कर लेता है उसको। स्पंज क्या कर लेगा, इनहेल कर लेगा कंप्लीट वाटर को, जिस वाटर में हम डालेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस स्पंज ने क्या कर लिया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। यही तो बोलते हैं कि स्पंज ने वाटर को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और ऐसे एग्जांपल अगर हम गुलाब जामुन का देखें, तो गुलाब जामुन को जब शुगर सिरप में डाला जाता है तो भी वो शुगर सिरप को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन एडजॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है ये, तो डिफरेंट ही डेफिनेशन रहेगी। एडजॉर्प्शन में होता है कि हम अगर किसी मोलिकुलर स्पीशीज के सरफेस पर कोई फिनोमिना ऑब्जर्व करें, जब भी किसी मोलिकुलर स्पीशीज के सरफेस पर कोई फिनोमिना ऑब्जर्व किया जाए तो उसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और जो केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच इस सरफेस पर होने वाली प्रोसेस से डील करे, उसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो, एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन हम प्रॉपरली क्या देंगे, दैट इट इज प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग एनी मोलिकुलर स्पीशीज ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, गिविंग राइज टू अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सेम स्पीशीज एट द सरफेस देन इन बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड। जब भी किसी मोलिकुलर स्पीशीज के सरफेस पे अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग की प्रोसेस एग्जिस्ट करे तो उसको कंप्लीटली बोला जाता है एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन का अगर हम एग्जांपल देखें तो आप सबने सिलिका जेल वर्ड सुना ही होगा। हम लैपटॉप बैग्स खरीदते हैं, लेदर जैकेट्स खरीदते हैं, या फिर शूज वगैरह खरीदते हैं, तो उनके अंदर कुछ पाउच रहते हैं। ठीक है, उन पाउच के अंदर क्या रहता है, सिलिका जेल रहती है। सिलिका जेल की बोल्स रहती है। उन सिलिका जेल बोल्स का काम क्या रहता है कि आसपास सराउंडिंग में जितना भी मॉइस्चर होता है, वो सिलिका जेल उस मॉइस्चर को क्या कर लेती है, अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेती है, अपने सरफेस पे रिटेन करेगी और अट्रैक्ट करती है। क्योंकि अगर वो अपने अंदर ही लेके गई, उसने उसको एब्जॉर्ब कर दिया, तो सिलिका जेल नहीं रहेगा, वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो सिलिका जेल उनको क्या करती है, एडजॉर्ब करती है। ये एग्जाम्पल होता है। एल्यूमिना जेल एग्जाम्पल होता है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो प्रोसीड कराते हैं। और चारकोल एग्जाम्पल होता है, चारकोल भी क्या कराता है, एडजॉर्प्शन कराता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस के। अब एडजॉर्प्शन में दो टर्म्स और इंक्लूड होती हैं। ठीक है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस के साथ साथ दो टर्म्स को और ऐड किया जाता है, जिनमें से एक होती है एडजॉर्बेंट और दूसरी टर्म होती है एडजॉर्बेट। तो देखो, हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पढ़ते हैं। सॉल्यूशन में दो टर्म इंक्लूड होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ऐसा ही कुछ इसमें होगा, इसमें भी दो टर्म इंक्लूड होती है, एक होती है सॉल्यूट और एक होती है एडजॉर्बेट और एक होती है एडजॉर्बेंट। अब देखो, हम क्या बोल रहे थे, एडजॉर्प्शन वो फिनोमिना था जिसमें किसी एक मोलिकुलर स्पीशीज के सरफेस पे कोई दूसरी मोलिकुलर स्पीशीज आके अट्रैक्ट और रिटेन करती है। तो जिस सरफेस पे अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग प्रोसेस प्रोसीड होगी, उस सरफेस को बोला जाता है, या उस मॉलिक्यूलर स्पीशीज को बोला जाता है एडजॉर्बेंट, जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन की प्रोसेस एग्जिस्ट करे।
ठीक है। और एडजॉर्बेट क्या होगा, जब एडजॉर्प्शन होगा तो भैया कुछ ना कुछ आके एडजॉर्ब भी होगा। तो जो मोलिकुलर स्पीशीज आके एडजॉर्ब होती है एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, उसको बोला जाता है एडजॉर्बेट। क्लियर हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल सिलिका जेल होता है, तो सिलिका जेल का अगर हम एग्जांपल देखें तो सिलिका जेल का सरफेस क्या होगा, एडजॉर्बेंट होगा। और मॉइस्चर को क्या करती है वो अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करती है, रिटेन करती है या एडजॉर्ब करती है। तो वो मॉइस्चर और एयर का अमाउंट क्या होगा, एडजॉर्बेट, एंड सिलिका जेल इज एडजॉर्बेंट। ये दो टर्म्स हो गए अपनी क्लियर, एडजॉर्बेट हो गया और एडजॉर्बेंट हो गया। अगर हम एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को क्लियर करें, इस प्रोसेस को थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, तो देखो मैंने ये दो कंटेनर लिए, ठीक है। दोनों कंटेनर में मैंने वाटर ऐड कर दिया, दोनों ही कंटेनर में मैंने वाटर डाल दिया। ये हो गया ऐड वाटर दोनों कंटेनर में। अब इन दोनों कंटेनर में मैंने सब्सटेंस भी अलग अलग डाला। सब्सटेंस क्या अलग अलग डाला, इसमें मैं डाल देती हूँ सिलिका जेल, ठीक है। इस कंटेनर में मैं डाल देती हूँ सिलिका जेल, और इस कंटेनर में मैं डाल देती हूँ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इस कंटेनर में डाल दिया मैंने सिलिका जेल और यहाँ ऐड कर दिया मैंने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो देखो जैसे ही हम सिलिका जेल डालते हैं तो सिलिका जेल क्या करती है, मान लो ये अपना सिलिका जेल आ गया, तो सिलिका जेल जो मॉइस्चर है या जो इनके एलिमेंट्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनको अपने सरफेस पर क्या करेगी, एडजॉर्ब करना शुरू कर देती है। उनको अपने सरफेस पर क्या करेगी, एडजॉर्ब करेगी। मतलब इसके अंदर तक नहीं गया, बल्क में वाटर एडजस्ट हुआ ही नहीं, बल्क तक वाटर आया ही नहीं। बट इन केस ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, मान लो ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड आ गया अपना, तो ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड कंप्लीटली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ही कंप्लीटली वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर के पार्टिकल या वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर भी जाएंगे। तो यहाँ तो बल्क में प्रोसीड हो रही थी चीज, बल्क में एडजस्ट हो रहे थे मॉलिक्यूल सॉलिड या लिक्विड के, तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हुई। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे सिर्फ सरफेस पर हो रहा था। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, एडजॉर्प्शन। तो डिफरेंट डिफरेंट इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और ये हो गए, एक में है एडजॉर्प्शन और एक में है एब्जॉर्प्शन। क्लियर है ये चीज। अब देखो एब्जॉर्प्शन तो अपना अभी कोई काम ही नहीं है एब्जॉर्प्शन का, लेकिन एडजॉर्प्शन में जब मॉलिक्यूल उस सरफेस पे अट्रैक्ट रिटेन होने के बाद अगर चला जाए, रिमूव हो जाए, मॉलिक्यूल अगर दूसरी मॉलिक्यूलर स्पीशीज के सरफेस से रिमूव हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिसॉर्प्शन बोलेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिसॉर्प्शन। वहां हम वर्ड यूज करेंगे डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन में मैं ये भी लिख दूं, removal of adsorbate molecular species from the surface of adsorbent, removal of adsorbate from the surface of adsorbent। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं यही तो बोल रही थी, जब भी एडसोर्बेंट के सरफेस से रिमूव हो जाए या निकल जाए तो उसको क्या बोल देंगे, डिसॉर्प्शन। ऑपोजिट हो गया एडजॉर्प्शन के, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म क्या होता है एडजॉर्प्शन की प्रोसेस का, कि क्या रीजन रहता है एडजॉर्प्शन की प्रोसेस एग्जिस्ट करने का। तो देखो अगर हम एग्जाम्पल लें किसी भी लिक्विड का, या उसका एग्जाम्पल ले लेती हूं मैं, कि मैंने कंटेनर में डाल दिया कोई भी लिक्विड, ठीक है, ये कंटेनर में डाल दिया मैंने लिक्विड। अब अगर ये लिक्विड के जो पार्टिकल है, इसकी ऊपर वाले सरफेस को मैं ऐसे लिख देती हूँ, चलो ऐसे कंप्लीटली इसको ड्रॉ कर देते हैं, इन सारे स्पीशीज को ऐसे ही लिख देते हैं, पार्टिकल्स को, सॉरी स्पीशीज को नहीं, पार्टिकल्स को। अब देखो अगर इस कंटेनर में हमें रेसिडुअल फोर्स देखना हो, तो जो ये वाले एटम है, ये वाला एटम फॉर एग्जांपल हमने ये वाला एटम ऑब्जर्व कर लिया, ये एटम
में जो नेट रेजिडुअल फोर्स होगा वो क्या होगा, ना के बराबर, कोई रेजिडुअल फोर्स नहीं कि उसको यहाँ से भी अट्रैक्शन मिल रहा होगा, यहाँ से भी अट्रैक्शन मिल रहा होगा, इधर से भी अट्रैक्शन, इधर से भी अट्रैक्शन, चारों तरफ से इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा होगा। दैट में जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ना के बराबर। अब इस केस में अगर हम टॉप लेयर की बात करें तो यहाँ कुछ ना कुछ फोर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ जो इनवर्ड फोर्स है सिर्फ वो ही एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ नीचे वाले मॉलिक्यूल खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर कुछ है नहीं। तो ऊपर की तरफ से बाहरी जो एक्सटर्नल फोर्स था वो कुछ लगा नहीं, सिर्फ क्या था, इनवर्ड फोर्स लग रहा था, नेट इनवर्ड फोर्स लग रहा था। और यहाँ पे अंदर वाले मॉलिक्यूल के लिए हमने क्या बोल दिया, दैट नो रिजल्टेंट फोर्स विल बी ऑब्जर्व्ड इन दिस केस, बीच वाले मॉलिक्यूल के लिए कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं। तो अब इस केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है, मतलब जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे वो एनर्जी इतने ही के द्वारा एब्जॉर्ब करी जाएगी, बाकी अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। अगर एनर्जी को रिलीज करेंगे दैट मींस डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर डेल्टा एच होता है नेगेटिव तो इसका मतलब वो प्रोसेस क्या होगी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, वो प्रोसेस कैसी होगी अपनी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। ये इतना सबको क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्या होता है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बाद हम एक वर्ड पढ़ते हैं डेल्टा एस। हम क्या पढ़ते हैं, डेल्टा एस, जिसको एस को क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं, रैंडमनेस। ठीक है, अब देखो रैंडमनेस का और यहाँ इसका क्या ही रिलेशनशिप होगा वो देखो। जब तक ये एडजॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं हो रही थी तब तक सभी वाटर मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे, ऐसा ही था, है ना, रैंडमली मूव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एडजॉर्प्शन की प्रोसेस हुई वो सारे किसके सरफेस पे आ गए, सिलिका जेल के सरफेस पे आ गए। मतलब उनकी रैंडमनेस क्या हो गई, कम हो गई, रैंडमनेस डिक्रीज हो गई इनकी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी एडजॉर्प्शन की प्रोसेस होगी तो इनके लिए रैंडमनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब रैंडमनेस कम होते ही डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या आ जाती है, नेगेटिव हो जाती है। चलो ठीक है, अब हम एक इक्वेशन और पढ़ते हैं, दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, इस केस में डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव का सिंबल अगेन, फिर लगाते हैं टी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका भी ऐसा कोई इसका इफेक्ट होगा नहीं अभी ले। और फिर डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या थी, नेगेटिव, दैट मीन्स ये क्या आ गया, नेगेटिव। और फिर यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होता है, पॉजिटिव वैल्यू। मतलब अगर हमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव लानी है तो ये डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। और किससे ज्यादा हो, एंट्रोपी से ज्यादा हो। तो जितना भी किसी पार्टिकल उसमें कंटेनर में मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे उनकी रैंडमनेस जो रहेगी, हमें उससे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी एडजॉर्प्शन की प्रोसेस कराने के लिए। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू हो नेगेटिव, इधर लिख देती हूं मैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू है नेगेटिव तो इसका मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। क्या होगी वो, स्पॉन्टेनियस। दूसरा हम क्या बोलते हैं कि अगर किसी केस के लिए ये अगर किसी केस के लिए डेल्टा एच और टी डेल्टा एस बराबर आ जाए, इफ फॉर एनी केस ये के बराबर आ जाए दोनों वैल्यू, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। जीरो का मतलब वो कंडीशन कौन सी हो गई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, उसको कौन सी कंडीशन बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और अगर अपनी ये जो डेल्टा एच है ये पॉजिटिव होती है और कम होते हैं एंट्रोपी के कंपैरिजन में, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड, रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो गया मैकेनिज्म कि हम जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस पढ़ते हैं उस एडजॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या मतलब फिनोमेना रहता है, क्या उसका मैकेनिज्म रहता है कि ये प्रोसेस एग्जिस्ट करेगी, वो ये फंडा रहता है पूरा। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है और डिसॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखो दो टर्म्स और देखेंगे,
दो टर्म्स और से मतलब कि हम जो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस देखते हैं वो मैंने अभी बोला कि वो सॉलिड और लिक्विड किसी भी सरफेस पे एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। वो एडजॉर्प्शन की जब प्रोसेस होगी तो हो मोलिकुलर स्पीशीज किसी लिक्विड के सरफेस पर एडजॉर्ब हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी सॉलिड के सरफेस पे एडजॉर्ब हो। तो देखो उस केस में क्या होगा, अगर हम लिक्विड का एग्जाम्पल लें तो लिक्विड में तो क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा। तो हम क्या बोल दें, जब भी किसी सॉल्यूशन को एडसोर्बेंट के साथ शेक किया जाए और उस सॉल्यूशन का सोल्यूट एडसॉर्ब हो जाए एडसोर्बेंट के सरफेस पे, तो वो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और इस एडजॉर्प्शन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। तो लिक्विड्स के केस में जब एडजॉर्प्शन को देखा जाए तो दो तरीके के केस आएंगे, एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और दूसरा होगा नेगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन अभी बता दिया, और नेगेटिव एडजॉर्प्शन में क्या होगा, अगेन अगर हम किसी सॉल्यूशन को शेक करें एडसोर्बेंट के साथ तो ऐसा भी तो हो सकता है सॉल्वेंट एडसॉर्ब हो जाए एडसोर्बेंट के सरफेस पे, इट माइट बी पॉसिबल। तो अगर एडसोर्बेंट के सरफेस पे सॉल्वेंट एडसॉर्ब होता है तो उस केस में कंसंट्रेशन को क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा, और कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उस एडसॉर्प्शन की प्रोसेस को बोलते हैं नेगेटिव एडसॉर्प्शन, ठीक है। दो एडसॉर्प्शन के टाइप आ गए जब हम लिक्विड्स का एग्जांपल लें। अच्छा, लिक्विड के लिए जब लिक्विड या सॉल्यूशन में हम एडजॉर्प्शन की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन, लेकिन अगर मेजरली बात करी जाए या मेजरली देखा जाए तो एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है। पहला होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजियोजॉर्प्शन भी बोला जाता है और केमिकल एडजॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन भी बोला जाता है। अब देखते हैं क्या डिफरेंस होता है फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन में। तो देखो सबसे पहले या सबसे मेजर डिफरेंस की अगर बात करें ना तो वो फोर्सेस पे डिपेंड करता है कि एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट में किस तरह के फोर्सेस प्रेजेंट है, उन्हीं के बेस पे इनको क्लासिफाई करा जाता है। मेन इनका क्लासिफिकेशन का जो एरिया होता है वो वही रहता है रीजन। तो सबसे पहला अगर डिफरेंस देखें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होते हैं वीक वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में फोर्सेस की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं रहती, वीक फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं। बट इन केमिजॉर्प्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, सच एज केमिकल बॉन्ड। जैसे केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, इन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। अब देखो इसी बॉन्ड पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे, इनको आगे इनके पॉइंट्स में डिवाइड करा जाता है। जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन रिक्वायरमेंट में आती है वो होती है 20 to 40 किलो जूल, मतलब बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट में आ रही है। लेकिन इन केमियोजॉर्प्शन द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज 80 to 400 किलो जूल पर मोल, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट में आता है इन केमिकल एडजॉर्प्शन। अब जितना ज्यादा केमिकल एनर्जी अगर रिक्वायरमेंट में आ रही है एडजॉर्प्शन एनर्जी, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसी अकॉर्डेंस में इनका नेक्स्ट पॉइंट बन गया। देखो यहाँ ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यूं नहीं कोई भी आया बॉन्ड बना दिया एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट में और वो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया। नहीं, ये स्पेसिफिक होंगे क्योंकि जिनकी एनर्जी इतने से इतने के बीच में है या स्ट्रॉन्ग फोर्स बना सकते हैं वही केमिकल एडजॉर्प्शन शो कराएंगे। तो हम ये लिख दें इसमें कि केमिकल एडजॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है नेचर में। बट फिजिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, 20 to 40 किलो जूल ही रिक्वायरमेंट में आ रही है, तो ऐसा इतना बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है ये। तो क्या होते हैं ये लो स्पेसिफिक, या फिर ये भी बोल सकते हैं दैट दीज आर नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ये इजीली सब गैसेस के लिए या सभी तरह के सब्सटेंसेस के लिए एडजॉर्प्शन शो करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है that physical adsorption is reversible in nature and chemical adsorption is irreversible in nature। physical adsorption reversible होता है और chemical adsorption irreversible होता है, क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन एनर्जी का इस्तेमाल में आ रहा है, तो ये इरिवर्सिबिलिटी ही शो कराएगा। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे है, वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो इन बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए या इन बॉन्ड को यहाँ इसको एक्टिवेट करने के लिए एडजॉर्प्शन को, एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या है, कम है, बॉन्ड भी ऊपर से वीक है इनका, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, लो। बट इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, कि ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट में आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, इंक्रीजिंग टेम्परेचर फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऊपर से एनर्जी भी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी भी कम चाहिए। तो हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक टाइम तक तो वो एड्जॉर्प्शन करेगा, लेकिन बाकी में फिर क्या करेगा, स्पीडली डिक्रीज करता चला जाएगा। तो यहाँ इनका रिलेशनशिप आता है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, बट इन केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीजिंग टेम्परेचर केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, ये बढ़ेगा केमिकल एड्जॉर्प्शन। लेकिन यूं नहीं कि तुमने एकदम हाई 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 टेम्परेचर करा और वो एड्जॉर्प्शन भी बढ़ता ही चला गया, नहीं, एक एक्सटेंट ऐसा आएगा, एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जब वो भी कांस्टेंट हो जाता है। बट ओवरऑल बोल दिया जाता है कि यहाँ पे टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशनशिप क्या रहता है, डायरेक्टली रिलेशनशिप में रहते हैं। सेवंथ पॉइंट आता है, व्हेन सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड देन इट इंक्रीजेस। मतलब जब सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो फिजिकल एज वेल एज केमिकल दोनों ही एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाते हैं। देखो मेन क्या होता है एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस, एड्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, सरफेस पे एग्जिस्ट करती है। मान लो हमारे पास पहले ये मॉलिक्यूलर स्पीशीज थी, इस पे क्या होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। अब मैं अगर इसको दो हिस्सों में क्लासिफाई कर दूं, इसके सरफेस एरिया को क्या कर दूं, कम कर दूं, तो अब एड्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, कि सरफेस एरिया बढ़ा तो एड्जॉर्प्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब है ये भी एड्जॉर्प्शन है, ये भी एड्जॉर्प्शन, तो दोनों में ये पॉइंट तो सेम ही आएगा, दैट बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया केमिकल एड्जॉर्प्शन एज वेल एज फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। लास्ट पॉइंट होता है फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन में कि जब भी प्रेशर को डिक्रीज किया जाए तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में डिसॉर्प्शन की प्रोसेस एग्जिस्ट करने लग जाती है। वो क्यों एग्जिस्ट करेगी कि यहाँ तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी था वो एक तो 20 से 40 ही आ रहा था, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दूसरा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग है, तो इतने तक तो ये बियर करेंगे प्रेशर को। उसके बाद से क्या करेंगे, वो जो एड्जॉर्बेट आया था रिटेन, उसको क्या करेंगे, वापस से भेजने लग जाते हैं, उसके बॉन्ड को क्या कर देंगे, ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर में डिक्रीज करने पे डिसॉर्प्शन का प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज इन प्रेशर डज नॉट कॉज डिसॉर्प्शन। ये हो गया अपना फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन क्लियर। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। कितनी देर से एड्जॉर्प्शन पढ़ते जा रहे हैं कि इसकी कुछ डेली लाइफ में या फिर केमिकल लाइफ में अपनी में कोई एप्लीकेशन होती है, इसके कुछ यूजेस होते हैं या नहीं। तो ऑफ कोर्स इसके यूजेस होते हैं, इसकी एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती हैं। तो उनमें से कुछ एप्लीकेशन को मैंने नोट डाउन कर दिया है। तो देखो सबसे पहले एप्लीकेशन क्या होगी, एड्जॉर्प्शन इज यूज्ड इन हेटेरोजेनस कैटालिसिस। एड्जॉर्प्शन को हम हेटेरोजेनस कैटालिसिस में यूज करते हैं। हेटेरोजेनस कैटालिसिस अभी आप आगे पढ़ोगे, डिटेल उसमें पढ़ोगे। तो देखो बाकी हेटेरोजेनस कैटालिसिस के एग्जांपल क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है, हैबर प्रोसेस होती है, ये सब हेटेरोजेनस कैटालिसिस के एग्जांपल होते हैं। ये इनके अलावा भी कुछ आते हैं। तो इनमें क्या होता है कि हम देखो NH3 में अगर देखें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैसे स्टेट में कंबाइन करती है, लेकिन यहाँ पर जो कैटालिस्ट लिया जाता है, जो निकल कैटालिस्ट लेते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो वो फेज में डिफरेंस आ गया ना, तो हेटेरोजेनस हो गया। और उन कैटालिसिस में एड्जॉर्प्शन का ही फिनोमिना होता है, क्योंकि कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, एक्टिवेट कर दे रिएक्टेंट को, बट कैटालिस्ट अपने फेज को या अपने में कोई केमिकल चेंज नहीं आने देते। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, एड्जॉर्प्शन करते हैं कि अपने सरफेस पर अट्रैक्ट और रिटेन करेंगे, इसके अलावा क्या करें, कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट है यूज्ड इन गैस मास्क। देखो कई गैस मास्क होते हैं जो एयर प्योरीफायर का काम करते हैं, तो उन गैस मास्क में भी कुछ एड्जॉर्बेंट डाले जाते हैं, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल होता है, या इनसे रिलेटेड इन जैसे कुछ एड्जॉर्बेंट डाले जाते हैं, जिनमें भी क्या होता है कि इन एड्जॉर्बेंट पे जो इम्प्योरिटी रहती है अपनी एयर में, वो इनके सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाती है और प्योर गैस मिलती है हमें। तो उन गैस मास्क में भी क्या यूज किया जाता है, एड्जॉर्प्शन फिनोमिना यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूज्ड इन रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन से कलरिंग मैटर को रिमूव करने के लिए भी एड्जॉर्प्शन का इस्तेमाल करते हैं, एड्जॉर्प्शन ही यूज करी जाती है। और उस एड्जॉर्प्शन में जनरली एनिमल चारकोल जो होता है वो यूज करा जाता है, क्योंकि एनिमल चारकोल एड्जॉर्बेंट की तरह बिहेव करता है और इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कलरिंग को एड्जॉर्ब करने की, अपने सरफेस पर एड्जॉर्ब कर सकता है ये कलर को। तो उनमें कलरिंग मैटर को भी अलग करने के लिए एड्जॉर्प्शन का यूज करते हैं हम। यूज्ड इन क्रिएटिंग एंड प्रिजर्विंग
क्रिएटिंग एंड प्रिजर्विंग हाई वैक्यूम, हाई वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए भी एडजॉर्प्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है यूज्ड इन पेंट इंडस्ट्री, क्रोमेटोग्राफी एंड एटसेट्रा। पेंट इंडस्ट्री में भी जो पेंट की एडिसिव प्रॉपर्टी होती है, उस एडिसिव प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एडजॉर्प्शन का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं, फ्लोटेशन प्रोसेस होते हैं जो आप मेटलर्जी में अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल में, तो इनमें भी किसका यूज करा जाता है, एडजॉर्प्शन का इस्तेमाल करा जाता है। ऑल्सो इनके साथ साथ हम इनर्ट गैस की सेपरेशन और हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में भी एडजॉर्प्शन को यूज करते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन होती है और इनके अलावा भी काफी सारी एप्लीकेशन होती है जिनको यूज करते हैं हम जिनमें हम यूज करते हैं एडजॉर्प्शन की प्रोसेस।